ठंड में छत पर खुले में नहाने वाला गांव। हे भगवान, क्या जुल्म है हम बहुओं पर। भला इतनी ठंड में कोई छत पर नहाता है? और अगर इतनी ठंड में छत पर नहाना भी है तो खुद की बाल्टी खुद लेकर जाओ। हम बहुओं से पानी की बाल्टी छत पर पहुंचवा कर हमारी कमर क्यों तोड़ते हो? सीमा पानी की बाल्टी लेकर छत पर आती है, जहां सभी अपने अपने छत पर नहा रहे होते हैं। अरे बहू, बाल्टी तो दे दे। ये लीजिए बापूजी, आपकी 2 बाल्टी पानी। धन्यवाद बहू। आप बस अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बनाकर तैयार रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। जी बापूजी। सीमा बड़बड़ाते हुए किचन में आ जाती है। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है जब से शादी करके इस घर में आई हूँ। पिछले 3 सालों से रोज सुबह छत पर नहाना पड़ता है। सीमा बड़बड़ाते हुए गैस पर पतीला चढ़ाती है और गुस्से में अदरक कूटते हुए कहती है, अरे गर्मी में छत पर नहाओ, बरसात में छत पर नहाओ, समझ आता है। ये ठंड में छत पर कौन नहाता है? किसी से 4 दीवारी के अंदर ना नहाया जाए और यहाँ ठंड में छत पर खुले में नहाने वाला गांव है। सीमा चाय बना रही होती है, तभी छत से आवाज आती है, अरे सीमा बहू, मेरे नहाने के लिए जरा 2 बाल्टी पानी देती जा छत पर। जी माँ जी, अभी लेकर आई। सीमा घर के बाहर लगे नल से 2 बाल्टी पानी भरती है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर अपनी सास को देती है। सीमा बहू, जरा मेरी साड़ी इस्त्री करके रख दे, मैं अभी नहा कर आती हूँ। जी माँ जी, आप आइए, मैं साड़ी इस्त्री करके रखती हूँ। सीमा वापस सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है और शारदा की साड़ी प्रेस कर रही होती है। दिन भर जितना काम मैं यहाँ पर करती हूँ, उतना काम अगर किसी के घर पर किया होता तो मेरे पिताजी ने जितना दहेज दिया था उससे ज्यादा सैलरी कमा लेती अब तक। तभी रामलाल आवाज देता है, अरे सीमा बहू, मेरी चाय बनी या नहीं? तभी विनय भी आवाज देता है, और सीमा, मेरा टिफिन तैयार किया कि नहीं? जल्दी मेरा टिफिन दे दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। सीमा रामलाल को गर्मा गर्म चाय देती है और फिर अपने पति विनय का टिफिन पैक करके उसे टिफिन दे देती है और फिर शारदा की साड़ी प्रेस करके रख देती है। और फिर घर के एक छोटे मोटे काम करने के बाद इतनी ठंड में मुश्किल से थोड़ी धूप निकली है। ऐसा करती हूँ, सब्जी मंडी चली जाती हूँ, थोड़ी धूप भी लग जाएगी, सब्जियाँ भी खरीद लूंगी। सीमा सब्जी मंडी आ जाती है, जहाँ उसे पड़ोस की कुछ बहुएं मिलती हैं। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गई। क्यों दीदी, पति से जिद करके खुद के छत पर नल लगवा लिया है तो बड़ी हंसी आ रही है। अरे मीना बहन, बहुत सही किया छत पर नल लगवाकर। मुझे तो रोज पूरे परिवार वालों के छत पर नहाने के लिए 18 बाल्टी पानी छत पर पहुंचाना पड़ता है, वो भी सुबह सुबह आधी नींद में। अरे तुम्हें तो सिर्फ 18 बाल्टी पानी छत पर चढ़ाना पड़ता है, मुझे तो 22 बाल्टी पानी रोज सुबह छत पर चढ़ाना पड़ता है। 18 बाल्टी नहाने के लिए, 4 नहाकर रखे हुए कपड़े धोने के लिए। अरे मैं तो कहती हूँ आप लोग किसी भी तरह अपनी छत पर नल लगवा लीजिए। कम से कम सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पानी की बाल्टी तो नहीं लेकर जाना पड़ेगा। छत पर 20-22 बाल्टी पानी चढ़ाना तो मुसीबत है ही, पर सबसे बड़ी मुसीबत है रोज सुबह इतनी ठंड में छत पर नहाना। हाँ दीदी, इतनी ठंड में रोज सुबह छत पर नहाने और फिर नहाने के बाद पूरे परिवार के नहाने के लिए बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भरकर छत पर पहुँचाना। उसके बाद घर के पूरे काम शरीर को ऐसा तोड़ देता है ना दीदी। एक बार पलंग पर लेटी हूँ और फिर कब सुबह हो जाता है पता ही नहीं चलता। सीमा दीदी, छत में ठंड पर खुले में नहाने से बचने का उपाय तो मेरे पास नहीं है, पर एक उपाय जरूर दूंगी। अगले हफ्ते आपकी देवरानी आ जाएगी, छत पर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी अपनी देवरानी जी के कंधे पर रख दीजिएगा। हाँ सीमा दीदी, दिन भर की आधी थकान खत्म हो जाएगी। मैं तो इंतजार ही कर रही हूँ अपनी देवरानी जी का। सबको नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी लगता है, पर मेरे देवर जी 3 बाल्टी पानी से नहाते हैं। आने दो उनकी मैडम को, देखती हूँ इनके लिए 3 बाल्टी पानी छत पर ले जाती है या अपनी भी 2 बाल्टी पानी इन्हीं से मंगवाती है। सीमा दीदी, आपकी देवरानी छत पर नहाएगी? हम लोग तो फिर भी 10 गांव दूर हैं, पर मेरी सास बता रही थी कि आपकी देवरानी शहर की रहने वाली है। सासू माँ नहीं मानने वाली, वो अपने सिद्धांतों की बहुत पक्की है। नहलाएंगी तो उसे भी छत पर ही। अब देखना है देवरानी जी देवर जी को कितना समझा पाती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अमित की शादी का दिन आ जाता है। धूम धड़ाके से अमित की शादी निधि से की जाती है और अमित निधि को लेकर अपने घर आता है। अरे शारदा, कब तक ऐसे आरती की थाल लिए खड़ी रहोगी? जल्दी से छोटी बहू की आरती उतारो, गृह प्रवेश करवाओ, ठंड से हड्डियां कांप रही हैं।
अरे सासू माँ, ससुर जी की बात मान लीजिए, वरना आपकी बहू गृह प्रवेश करने से पहले बर्फ बन जाएगी। अरे मैं तो बस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही थी। निधि बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। निधि दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सीमा बहू, अब तो तुम्हारा हाथ बटाने वाली एक छोटी बहन आ गई है। संभल कर रहना बड़ी बहू, कहीं छोटी बहू घर की बड़ी बहू को ना दबा दे। नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी देवरानी जी पर पूरा भरोसा है। अरे जेठानी जी, इतना भरोसा है तो जल्दी मुझे मेरे कमरे में ले चलिए। आप लोग तो घर में खड़े हैं, पीछे से ठंडी हवा मुझे लग रही है। अरे माँ, आप लोगों की रस्में पूरी हो गई तो हम लोग जा रहे हैं कमरे में सोने। आप लोग ठंड में बातें करते रहिए। अरे नहीं नहीं, हमारी भी रस्में पूरी हो गई हैं। सीमा बहू और कीर्ति, मेरी बहू को उसके कमरे तक पहुंचा दो। हाँ, ले चलिए और मुझे मेरी रजाई में दफना दीजिए। सीमा और कीर्ति निधि को उसके कमरे में लेकर जाती है। निधि कमरे में आते ही रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। अरे तुम्हें इतनी ठंड लग रही है, पहले कपड़े तो बदल लो। खुद तो शेरवानी के नीचे गर्म कपड़े पहने हैं, मैंने तो सिर्फ लहंगा पहना है। अब कपड़े सुबह बदलूंगी, अभी मैं चली सोने। तुम्हारा अभी ये हाल है, सुबह क्या होगा? क्या मतलब? कुछ नहीं, सो जाओ। निधि और अमित रजाई ओढ़कर सो जाते हैं और अगली सुबह 5 बजते ही गांव भर की आवाज से निधि की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये अजीब सी आवाज कैसी है, और इतनी सुबह इतनी ठंड में ये आवाज कौन निकाल रहा है? तभी अमित भी जाग जाता है। अरे आवाज कोई नहीं निकाल रहा है, बस अपने अपने छत पर नहा रहे हैं, उसी की आवाज है। क्या कहा आपने? मैं ठीक से सुनी नहीं। तभी शारदा निधि के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अमित बेटा, निधि बहू उठ गई हो तो बाहर आ जाओ। माँ आ गई हैं, जाओ एक बार उनसे पूछ लो। निधि शादी का जोड़ा बदलकर बाहर आती है। माँ जी, आपने इतनी सुबह सुबह बुलाया, कुछ इमरजेंसी है? अरे छोटी बहू ससुराल में पहले ही दिन अशुभ बातें कर रही है, क्या इमरजेंसी होगी? सब बहुत अच्छा है। आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए मैं तुझे उठाने आई हूँ। जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, फिर तेरी पहली रसोई की रस्म करेंगे। अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है और इतनी सुबह सुबह मेरे ससुराल वालों को भूख लग गई है। ठीक है माँ जी, मैं नहा कर आती हूँ। बाथरूम कहाँ है? अरे अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? भला किसी के घर में बाथरूम होता है? आओ, मैं तुम्हें हमारे गांव में नहाने की परंपरा दिखाती हूँ। बाथरूम में ही तो नहाएंगे, और कहाँ नहाएंगे? और इतनी सुबह सुबह कैसी परंपरा माँ जी? शारदा निधि को अपना साथ ठंडी हवाओं के बीच छत पर ले आती है। गांव के सभी घरों की छतों पर कुछ लोग नहा रहे होते हैं तो कुछ नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ बहुएं छत पर बाल्टियां लेकर खड़ी होती हैं। बहू, ये है हमारे गांव की परंपरा। गांव के सभी लोग अपने छत पर ही नहाते हैं। तुम भी आज से छत पर ही नहाओगी। माँ जी, सुबह सुबह आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं। छोटी बहू, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। हमारा पूरा गांव छत पर ही नहाता है। तू भी जल्दी से नहाकर नीचे आ जा। माँ जी, इतनी ठंड में मैं छत पर नहीं नहा सकती हूँ, मेरी हड्डियाँ जम जाएंगी, और ऐसे खुले में तो हरगिज नहीं नहाऊंगी। सारे गांव के लोग मुझे ही देखेंगे। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे गांव में सभी के घर में बहू बेटियां हैं, सभी छत पर ही नहाती हैं। देखो, सभी बहुएं नहा रही हैं। तुम भी जल्दी से नहा लो, और फिर भी अच्छा ना लगे तो साड़ी पहनकर ही नहा लो। इतना कहकर शारदा नीचे आ जाती है और गांव की अजीब परंपरा से हैरान निधि चारों तरफ नजर फिरा रही होती है। तभी निधि की जेठानी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसके पास आती है। क्या हुआ देवरानी जी, कौवे की तरह यहाँ वहाँ क्यों ताक रही हो? माँ जी तो छत पर नहाने का बोलकर चली गई। मैं छत पर नहीं नहा सकती, मैं जा रही हूँ घर के बाथरूम में नहाने। आपके नीचे जाते ही शारदा काकी आपको वापस ऊपर लेकर आ जाएंगी। ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हम लोग खुद सालों से ठंड में छत पर खुले में नहाने वाले इस गांव से परेशान हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, नहाना तो तुम्हें छत पर ही है, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा, हर सुबह। भाड़ में चाहे गांव, मैं छत पर नहीं नहाऊंगी। मैं एक लड़की हूँ, मेरी भी कुछ इज्जत है। इतना कहकर निधि नीचे शारदा के पास आ जाती है। अरे निधि बहू, तू बिना नहाए नीचे क्यों आ गई? माँ जी, छत पर हर तरफ लोग ही लोग हैं। ऐसी टकटकी आंखों से मुझे देख रहे हैं। मैं खुले में नहीं नहा सकती। मैं एक लड़की हूँ, मेरी इज्जत है।
कहना क्या चाहती हो? हमारी कोई इज्जत नहीं है? तुम्हारी जेठानी, ननन, मेरी या इस गांव में किसी औरत की कोई इज्जत नहीं है? सब औरतों की इज्जत है। आप लोग उसे खुले में नहाकर बर्बाद क्यों कर रहे हैं? घर में बाथरूम बनवाइए, उसमें नहाइए। छोटी बहू, हम लोग नहाते हैं शरीर का मैल साफ करने के लिए। अगर घर में नहाएंगे तो वो मैल से घर गंदा होगा, और अगर घर के बाहर बाथरूम बनवाया तो घर की पूरी जमीन कीचड़ बन जाएगी। इसीलिए हम लोग छत पर नहाते हैं। इससे हमारी छत की मजबूती भी बनी रहती है और घर भी गंदा नहीं होता। ये परंपरा हमारे गांव में मेरे जन्म से पहले से चली आ रही है। शारदा की बातों से घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। माँ जी, निधि अभी नई नई है, उसे खुले में नहाने में थोड़ा तो समय लगेगा। ठीक है, तो फिर छोटी बहू, तुम आज कपड़े पहन कर ही नहा लो। निधि 2 बाल्टी पानी लेकर कांपती हुई छत पर आती है और चारों तरफ देखती है। आज तो मैं कुछ नहीं कर सकी, पर कल से मैं इस तरह खुले में नहीं नहाऊंगी। मैं कल ही अमित से बात करती हूँ। निधि साड़ी पहनकर ही कांपती हुई दोनों बाल्टी पानी अपने माथे पर उड़ेल लेती है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी, ऊपर से ये गांव की बुढ़िया मुझे क्यों देख रही है? निधि कांपती हुई अपने कमरे में आकर कपड़े बदलती है और फिर छत पर आकर अपने कपड़े धोकर सूखने को रखकर नीचे आती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में आलू के पराठे, हरी मटर के पराठे, खीर पूरी, आलू दम, थोड़े चावल और तड़के वाली दाल बना ले। इतना कहकर शारदा किचन से चली जाती है। बस इतनी सी चीजें हैं। सुबह सुबह ठंड में छत पर खुले में नहाकर हाथ पैर सुन पड़ गए हैं, और इनकी फरमाइश तो देखो। निधि खुद में बड़बड़ाते हुए कांपती हुई अपनी पहली रसोई का सारा खाना बनाती है और सभी को परोसती है। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। भाभी, खाना बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू। सभी को निधि का खाना बहुत पसंद आता है। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। और अगली सुबह, निधि, तेरे ससुर जी छत पर नहाने गए हैं, जरा उनको 2 बाल्टी पानी ऊपर पहुंचा दे। ससुर जी नहा रहे हैं और मैं पानी लेकर जाऊं? निधि घर के बाहर से 2 बाल्टी पानी लेती है और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती है। हे भगवान, मेरी तो सांस फूल गई। अगर छत पर ही नहाना है तो कम से कम एक नल तो छत पर लगवा लेना चाहिए था। अरे बहू, क्या बड़बड़ा रही है? मुझे ठंड लग रही है, जल्दी बाल्टी दे दे। हाँ बापूजी, ये रही आपकी पानी की बाल्टी। निधि रामलाल को पानी की बाल्टी देकर नीचे आ जाती है। देवरानी जी, मैंने नहा लिया। अभी घर के बाकी लोग नहाने के लिए बचे हैं, तो तुम उनके लिए पानी ऊपर पहुंचा देना। 2 बाल्टी में तो मेरी सांस फूलने लगी। सभी के नहाने के लिए पानी की बाल्टियां मैं ऊपर कैसे पहुंचाऊंगी? घबराइए मत भाभी, मैं बाल्टियां भरकर रखूंगी, आप ऊपर पहुंचा दीजिएगा। नहीं ननन जी, इतनी मेहनत मत कीजिए। कहीं 1-2 बूंद पानी कम हो गया तो माँ जी कहेंगी नई बहू ने ध्यान नहीं रखा। तभी निधि को शारदा आवाज देती है। निधि बहू, जरा 2 बाल्टी पानी ऊपर लेती आ। हाँ माँ जी, अभी लाई। निधि बाल्टी में पानी भरती है और दोबारा सीढ़ी चढ़कर छत पर आती है। चारों तरफ औरतें खुले में नहा रही होती हैं, जिन्हें देखकर निधि कहती है, शर्म का तो मुझे पता नहीं, पर इन लोगों को ठंड भी नहीं लगती है क्या? निधि बहू, खड़ी क्या है? बाल्टी दे कि हमारे साथ ही नहाएगी। नहीं माँ जी, मैं बाद में नहा लूंगी, आप नहा लीजिए। इसी तरह निधि सभी के नहाने के लिए बाल्टियां छत पर पहुंचाती है। हे भगवान, आज मैंने 15 बाल्टी पानी छत पर पहुंचा दिया। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। चलो, अब 2 बाल्टी अपनी भी लेकर चलो। निधि अपने कपड़े और 2 बाल्टी पानी लेकर छत पर आती है, जहां कुछ औरतें छत पर कपड़े सुखा रही होती हैं। सभी को नहलाने में तो मैं लेट हो गई। अब छत पर सब कपड़े सुखा रहे हैं। अभी नहाऊंगी तो सब मुझे ही देखेंगे। एक काम करती हूँ, आज नहाती ही नहीं हूँ, कल सुबह अंधेरे में ही नहा लूंगी। निधि छत पर से बिना नहाए अपने कमरे में आ जाती है और कपड़े बदल कर परफ्यूम लगा लेती है। अब माँ जी को पता ही नहीं चलेगा मैं नहाई हूँ या नहीं नहाई हूँ। निधि खाना बनाने रसोई घर में आती है। तभी शारदा भी उसके पीछे रसोई घर में आ जाती है। बहू, आज तू नहाई है कि नहीं? हाँ माँ जी, देखिए मैंने साड़ी भी बदली है। बहू, साड़ी बदल लेने से कोई नहा थोड़ी लेता है। और तूने जो इतनी परफ्यूम लगाई है, मैं सब समझ रही हूँ। मेरे बाल धूप में नहीं पके हैं। निधि बहू, ये गांव की रसोई है, शहर का किचन नहीं। बिना नहाए मेरी रसोई में पाँव मत रखना। शारदा निधि को अपने साथ छत पर ले आती है। निधि बहू, जल्दी से नहा ले। माँ जी, आप नीचे जाइए, मैं नहा लूंगी। नहीं,
मेरे सामने नहा तू। पड़ोस की औरतें शारदा की बात सुनकर कहती हैं, अरे शारदा बहन, बहू लाई हो या छोटी बच्ची जो खुद नहलाने लेकर चली आई। शारदा बहन, कुछ याद है? कीर्ति को भी हम दोनों मिलकर ऐसे ही नहलाया करते थे। अरे निधि बहू, अगर तू नहीं नहा पा रही है तो बोल, मैं आ जाती हूँ तुझे नहलाने। क्या बोलती है निधि बहू? बुला लूं सब पड़ोसन को? नहीं नहीं, मैं नहा रही हूँ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। निधि कांपती हुई फटाफट नहाने लगती है। शाबाश निधि बहू, अब तेरा छत पर नहाने का डर खत्म हो जाएगा। अरे कुछ खत्म हो चाहे ना हो, मैं जरूर खत्म हो जाऊंगी इस तरह ठंड में खुले में नहाकर। इसी तरह न चाहते हुए भी निधि को रोज छत पर नहाना पड़ता था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन निधि सीमा के साथ सब्जी मंडी आती है। देवरानी जी, आज मैं तुम्हें अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाती हूँ। तभी कुछ बहुएं सीमा के पास आती हैं। ये देखिए देवरानी जी, ये सब मेरी सहेलियाँ हैं। क्यों दीदी, मजा आ रहा है छत पर नहाकर? अरे मेरी हालत खराब हो गई है, आप लोग कैसे छत पर नहाती हैं? अरे छत पर नहाने का मन हमारा भी नहीं करता, जबरदस्ती नहाना पड़ता है। अगर हम सब लोग मिलकर अपनी सास को समझाएंगे तो वो लोग समझ जाएंगी, फिर हमें छत पर नहीं नहाना पड़ेगा। कुत्ता पाल लो, पर ये गलत फहमी मत पालना। परसों ही मेरे बगल की बहू छत पर पानी चढ़ाते हुए गिर गई। जब उसने अपनी सास को बताया तो उसकी सास कहती है, आए दिन सड़क पर हादसे होते हैं, इसका मतलब लोग सड़क पर नहीं चलते। इसका मतलब कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या मतलब? निधि सभी लोगों को अपनी प्लानिंग बताती है और फिर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह, अरे बहू, तेरे पाँव में चोट कैसे लग गई? चोट नहीं लगी माँ जी, पाँव में मोच आ गई है। अच्छा, चल नहा ले, फिर मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। माँ जी, मैं जमीन पर कदम ही नहीं रख पा रही हूँ। भाभी मैं आपकी मदद करता हूँ। सीमा बहू, तू भी मदद कर। सीमा, शारदा और राहुल सहारा देकर निधि को खड़ा करते हैं। फिर निधि तुरंत बिस्तर पर बैठ जाती है। मुझसे नहीं हो पाएगा माँ जी, आप लोग नहा लीजिए, मैं अपने कमरे में आराम करती हूँ। ठीक है बहू। सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं और निधि खुद से बातें करते हुए कहती है, कितनी स्मार्ट वुमन हूँ मैं, कितनी आसानी से खुले में नहाने से बच गई। निधि रजाई ओढ़कर सो जाती है और कुछ देर बाद शारदा सुमन के साथ आती है। निधि बहू, निधि बहू, उठो। निधि नींद से जागती है। क्या हुआ माँ जी, और ये कौन है? बहू, मैं तेरी पड़ोसन हूँ, ला दिखा पाँव में कहाँ मोच आई है। आप क्या करेंगी देखकर? अरे निधि बहू, सुमन गधे के पाँव की मोच भी ठीक कर देती है, तेरे पाँव की मोच तो यूं ठीक कर देगी। गधे की पाँव की मोच? नहीं नहीं। ला बहू, दे पाँव। नहीं नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे पाँव को कैसे छू सकती हैं? वाह शारदा, तेरी छोटी बहू तो बड़ी संस्कारी है। पर निधि बहू, मैं तो अभी तेरा इलाज कर रही हूँ ना, तो मैं छू सकती हूँ। ला पाँव दिखा। इतना कहकर सुमन निधि के पाँव को पकड़ लेती है और निधि अपने पाँव को खींचने लगती है। ऐसे खींच मत बहू, हड्डी में चोट आ जाएगी। तभी निधि बिस्तर से कूद कर खड़ी हो जाती है। ठीक हो गई मेरे पाँव की मोच। ऐसे कैसे ठीक हो गई? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वही तो, आपके हाथ लगते ही ठीक हो गई। माँ जी, मैं जा रही हूँ छत पर नहाने। निधि दौड़कर छत पर नहाने चली जाती है। माँ जी भी कमाल करती हैं, गधे की मोच को ठीक करने वाली को मेरे पाँव की मोच ठीक करने के लिए ले आई हैं। निधि नहाकर कांपती हुई नीचे आ जाती है और अपने घर के काम करने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और निधि रात में किचन की सफाई कर रही होती है। देवरानी जी, मजा आया माँ जी से पंगा लेकर? मेरी बात मानिए और जिद छोड़ दीजिए। माँ जी इतनी बूढ़ी होकर हार नहीं मान रही है, तो मैं क्यों हार मान लूं? एक कोशिश तो और बनती है। अब क्या करने वाली हैं आप? सुनिए। निधि सीमा को अपनी प्लानिंग बताती है और फिर दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। और फिर अगली सुबह, देखो ना माँ, सीमा का बदन कितना जल रहा है, सीमा को बहुत तेज बुखार है। अरे अचानक सीमा बहू की तबीयत कैसे खराब हो गई? और कीर्ति, छोटी बहू को जगा दे, आज घर का सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। कीर्ति निधि को जगाने के लिए निकलती है और थोड़ी देर बाद आकर शारदा से कहती है, माँ, निधि भाभी को भी बहुत तेज बुखार है, चल मैं देखती हूँ। शारदा निधि को जगाने उसके कमरे में आती है। देखो ना माँ, निधि का बदन बहुत जल रहा है और निधि को बहुत तेज बुखार भी है। दोनों भाभियों की तबीयत एक साथ खराब हो गई, अब क्या करें? अरे करना क्या है,
विनय गया है ना डॉक्टर को बुलाने, अभी लेकर आता ही होगा। थोड़ी देर में विनय डॉक्टर को लेकर आता है। देखिए ना डॉक्टर, हमारी दोनों बहुओं को बुखार हो गया है। डॉक्टर निधि और सीमा को चेक करने के बाद कहता है, आपकी दोनों बहुओं को बहुत तेज बुखार है, कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, 1 हफ्ते तक खिलाइएगा और फुल बेड रेस्ट। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और निधि सीमा पूरा दिन आराम करती हैं और फिर अगले दिन। कीर्ति बेटी, दोनों बहुओं की तबीयत खराब है, तो सीमा बहू के कमरे की चादर बदल दे, मैं निधि बहू के कमरे की चादर बदल देती हूँ। शारदा निधि के कमरे में चादर बदलने आती है। ये बहू के कमरे से इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? शारदा तकिया हटाती है जहां उसे कुछ प्याज के टुकड़े दिखते हैं। निधि बहू ने मुझे उल्लू बनाया। शारदा निधि और सीमा को बुलाती है। मेरी बहुओं, मैं सब समझ गई, नहाना ना पड़े इसीलिए ये ड्रामा किया ना, और अपने ड्रामे में सीमा बहू को भी शामिल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं रोज नहाऊंगी। और निधि बहू, अब तुम मेरी निगरानी में रोज छत पर नहाओगी। निधि की चोरी पकड़ी जाती है और अब निधि को रोज शारदा अपने सामने छत पर नहलाती है। ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन। आज तो बहुत ठंड है, इतनी तेज हवा चल रही है कि पेड़ की पूरी डाली हिल रही है। निधि छत पर कांपती हुई नहा रही होती है और तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है। सभी पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, उस पेड़ की पूरी डाली कैसे हिल सकती है? निधि तुरंत छत से नीचे आती है और कपड़े बदलकर शारदा के पास जाती है। माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है छत पर कोई हमें देखता है। मेरी बहू, अब एक नया बहाना। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बहू, तुम क्या हेमा मालिनी हो जो तुम्हें कोई घूर कर देखेगा? मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। शारदा निधि की बात नहीं सुनती और उसे डांटकर भगा देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। देखो निधि, इतनी भी ठंड नहीं है, तुम आराम से छत पर नहा सकती हो। मैं गई थी नहाने, तुम्हारे बड़े भाई नहा रहे थे और दीदी उनकी पीठ खिस रही थी। बोलो, जाऊं नहा कर आऊं? अरे भैया नहा कर आ जाए, फिर चली जाना। देखो, मजाक मत करो मेरे साथ, इतनी देर में रोशनी हो जाएगी। मैं सूरज उगने के बाद छत पर नहीं नहाऊंगी। तो फिर क्या करूं? तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत और तबीयत के बारे में कुछ ख्याल है कि नहीं? तुम्हें खुले में नहाने से प्रॉब्लम है ना? ऐसा करता हूँ, मैं छत पर कपड़ों से चारों तरफ पर्दा लगा देता हूँ, तुम उसमें आराम से नहा लेना। ना मामा से अच्छा काना मामा, तुम कपड़ों से ही बाथरूम बना दो। अमित छत पर कपड़ों से घेर कर एक छोटा सा नहाने की जगह बना देता है जिसमें निधि नहाती है। अरे ये कपड़े से नहाने की जगह किसने बना दी? अब मैं फोटो कैसे खींचूंगा? फोटो तो मैं खींच कर रहूंगा। रमेश अपना कैमरा लेकर पेड़ की और ऊंची डाली पर चढ़ जाता है। क्या व्यू है, अच्छे दाम मिलेंगे इस फोटो के, और दोस्तों में मेरी तारीफ भी होगी। रमेश छत पर नहा रही सभी बहुओं की तस्वीरें खींचने लगता है। दूसरी तरफ शारदा आंगन में खड़ी होती है। बहुत दिन हो गए, दातुन नहीं किया, आज दातुन करूंगी। शारदा दातुन तोड़ने रमेश के पेड़ के नीचे आ जाती है और रमेश को तस्वीर खींचते हुए देख लेती है। इस नास पीटे को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। शारदा तुरंत अपने बेटों को बुलाकर लाती है। बेटा, इतने ऊपर चढ़े हो तो 2 दातून भी तोड़कर नीचे फेंक दो। अरे ये बुढ़िया यहाँ कैसे आ गई? विनय और अमित पत्थर मारकर रमेश को नीचे गिरा देते हैं और रमेश को उसी पेड़ में बांध देते हैं और शारदा रमेश का कैमरा चेक करती है। बेटा मार इस बदमाश को, इसने हमारी बहुओं की तस्वीरें खींची हैं। सभी गांव वाले मिलकर रमेश को बहुत मारते हैं। सारी बात बताता है या? अरे बताता हूँ, मुझे पता था इस गांव के लोग बेवकूफ हैं, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ और पेड़ पर चढ़कर सुंदर लड़कियों की तस्वीरें खींचता हूँ। मैं बताता हूँ कौन बेवकूफ है। सरपंच रमेश को आधा टकला करके पुलिस के हवाले कर देता है। देखा आप लोगों ने किस तरह एक आदमी मिनटों में आपकी इज्जत से खेल गया और हम सबको बेवकूफ भी बोल गया। अगर आज हमारे घरों में बाथरूम होते तो ये समस्या कभी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा निधि बहू ने, गांव के हर घर में अब बाथरूम बनेगा और गांव में कोई भी खुले में नहीं नहाएगा। सरपंच के फैसले से गांव के हर घर में बाथरूम बनते हैं और पूरा गांव खुले में नहाना बंद कर देता है।